बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम की रैली में राहुल और प्रियंका पर जमकर हमला बोला। यह विकास के लिए नई कहानी लिखी गई। 8,000 मनमोहन सिंह जी यहां से प्रधानमंत्री थे। अभी लोग वो बोलते हैं मनमोहन सिंह जी यहां से प्रधानमंत्री थे इसलिए वोट दो। मैं पूछता हूं मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने असम को क्या दिया? असम से लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं। दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम को गैस की रॉयल्टी का 8,000 करोड़ रुपए दिया। यह मोदी जी ने दिया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोगीबील ब्रिज, यह भी लगभग 5,900 करोड़ रुपए की लागत से इसको भी बनाया गया। 11,500 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई गई। आजकल आप नेशनल हाईवे पे थर फटाफट घूमते हो। इससे पहले क्या हालचाल था? गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है मालूम नहीं। आज सड़कें बन रही हैं, 2 वे, 3 वे, 4 वे, 6 वे, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, ये सड़कें बन रही हैं। और ये सड़कें सिर्फ असम को ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश तक जा रही हैं, सीधी की सीधी। ये काम उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट को, सारा आपका रेलवे जो था वो नैरो गेज था, इस सारे के सारे को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया है तो मोदी जी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह विकास की कहानी लिखी गई है। इसलिए मित्रों, अगर मैं बांस की इंडस्ट्री की बात करूं, मैं वन मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है मोदी जी ने बांस के इंडस्ट्री के लिए बांस का कानून, अंग्रेजों के समय का कानून था, उसको बदल डाला। क्या था बांस का कानून? बांस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पेड़ की श्रेणी में आता था और पेड़ की श्रेणी में आने के कारण इसको काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन चाहिए था। पिछले साल मार्च के महीने में आए लॉकडाउन के बाद छात्रों का पूरा साल घरों के अंदर लैपटॉप और मोबाइल पर ही नजरें गड़ाए बीत गया और इस साल की शुरुआत में संक्रमण कम होने के चलते उम्मीद ये की जा रही थी कि बच्चे दोबारा स्कूल जा सकेंगे, लेकिन अचानक से बेतहाशा बढ़े आंकड़ों ने सारी उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया। 16 सितंबर 2020 भारत में अभी तक के सबसे ज्यादा 97,894 मरीज दर्ज किए गए। 1 अप्रैल 2021 को इस साल के सबसे ज्यादा 72,330 मरीज सामने आए। एक नहीं, 2 वैक्सीन आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण एक बार फिर से आसमान छूने लगा है। जिस रफ्तार से रोजाना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि इस साल ये महामारी और भी विकराल रूप अख्तियार कर सकती है। सबसे ज्यादा संक्रमण कहां है वो भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 43,183 मरीज सामने आए, 249 की मौत हो गई। दिल्ली में 2,790 नए मामले सामने आए, 9 की जान चली गई। केरल में 2,798 नए मरीज सामने आए और उत्तर प्रदेश में 1,230 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए। मेरे भारत के लोगों से इतना ही अनुरोध है अपने भाई और बहनों से कि जो 45 वर्ष से ज़्यादा की आयु के हैं वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं और साथ ही साथ मास्क भी पहने, 2 गज की दूरी भी अपनाएं, हाथों को भी धोते रहें, क्योंकि बचना भी जरूरी है और दूसरे को बचाना भी जरूरी है। टीका लगवाना भी जरूरी है, टीका जरूर लगवाएं, भारत को भी बचाएं और कोरोना को हराएं। 1 अप्रैल से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा दौर शुरू हो गया है। अब 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। कहा तो उम्मीद थी कि वैक्सीनेशन के साथ वायरस भी अंकुश लगाने में मदद करेगा, लेकिन हालात एकदम उल्टे बन गए। नए शिक्षा सत्र में भी मोबाइल और लैपटॉप से बच्चों की नजरें हटने के संकेत नहीं हैं। चंद रोज पहले तक स्कूल खोलने की तैयारी में जुटी राज्य सरकारों ने फिर से कदम वापस खींच लिए हैं। दिल्ली में 8वीं तक की सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में 8वीं तक की सभी परीक्षाएं 4 अप्रैल तक बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में 8वीं तक की परीक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। बेंगलुरु में 8वीं तक की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी गई हैं। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। तमिलनाडु में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
कोरोना को लेकर जरा सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका नमूना झारखंड के खूंटी में दिखा, जहां एक आवासीय स्कूल में एक साथ 28 छात्राएं संक्रमित पाई गई। छात्रावास में कुल 88 छात्राएं हैं। इन सभी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। ऐसी खबरें देखकर शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हो। आज तक ब्यूरो। देश में टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है और इस चरण में 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। टीकाकरण पूरे महीने बिना किसी छुट्टी के चलता रहेगा। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई। इस चरण में 45 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जाना है। दिल्ली के अस्पतालों में टीकाकरण के तीसरे चरण को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। कतार लंबी होने की वजह से लोगों को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। 1 अप्रैल से सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर सबके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरी तरीके से खोल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हर वो व्यक्ति जो 45 वर्ष से ऊपर की उम्र का है वो टीकाकरण करने के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं। इस वक्त हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर आए हैं टीका लगवाने के लिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने पहुंचे। मुख्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण के लिए कोरोना जांच भी बढ़ाई जाएगी ताकि दूसरी लहर का मुकाबला किया जा सके। महाराष्ट्र का पुणे लंबे समय से कोरोना की चपेट में है। यहां शहर के मेयर मुरलीधर मोहन ने खुद वैक्सीन लगवाकर तीसरे चरण का उद्घाटन किया। बिहार में भी वैक्सीन के तीसरे चरण की औपचारिक शुरुआत हो गई। यहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लेने गए। मंगल पांडे ने बताया कि बिहार में अब तक 29 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और हालात काबू में हैं। मैंने कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया है और आज का यह टीका मैंने लिया है और इसके 6 से 8 सप्ताह के बीच में फिर दूसरा डोज हमको लेना है। मैं राज्य की जनता से, अपने सभी लोगों से अपील करता हूं जिनकी अवस्था 45 वर्ष से अधिक की हो गई है, वो सभी लोग टीका केंद्रों पर जाएं और कोरोना के इस वैक्सीन को जरूर लें। मध्य प्रदेश में भी 45 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। राज्य में हर दिन 4 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है बीते कुछ दिनों में, उसके बाद सरकार ने भी नया टारगेट सेट कर दिया है वैक्सीनेशन का। ज्यादा प्रभावित जो जिले हैं वहाँ पे अब 100% वैक्सीनेशन करना होगा अगले 2 हफ्तों के दौरान और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग अब पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन केंद्र जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। भोपाल में 172 केंद्र बना दिए गए हैं। कोशिश ये है कि लोगों के घरों के ज्यादा से ज्यादा करीब हो वैक्सीनेशन सेंटर और उन्हें ज्यादा दूर न आना पड़े, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में 3.5 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही थी प्रतिदिन। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बैठक की है उसके बाद यह तय किया गया है कि ये अब बढ़ा करके 4 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लोगों को लगाई जाए। देश के अलग अलग शहरों से टीकाकरण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर तेज होने की वजह से टीकाकरण का ये तीसरा चरण बेहद अहम हो गया है। आज तक ब्यूरो। कोरोना संक्रमण की स्थिति भयानक है, लेकिन क्या देश कोरोना से बचने का जतन कर रहा है? रोजाना कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती जिससे लगता है कि हमारी कोशिशें कोरोना कम करने की नहीं बल्कि फैलाने की हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। होली मिलन समारोह में न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। डांस देखने के चक्कर में लोग भूल गए कोरोना के नियम। यूपी के फर्रुखाबाद में बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत ने होली मिलन समारोह रखा, जिसमें जमकर भीड़ जुटी, डांसर बुलाई गई। होली मिलन के नाम पर सजी इस महफिल में लोग कोरोना को भूल गए। बीजेपी सांसद मन से कोरोना गाइडलाइंस का पाठ तो पढ़ा दे रहे,
वैक्सीन लगवाने की बात करते रहे, लेकिन जब मंच पर ठुमके लग रहे हों तो कैसी सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों ने मास्क भी ना लगाए। लखनऊ में भी कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, खचाखच भीड़ के बीच बर्थडे पार्टी में जमकर नाच गाना, बार बालाओं के डांस में लोग भूल गए कोविड प्रोटोकॉल। लखनऊ की इस बर्थडे पार्टी में बार बालाएं नाची तो लोगों ने कोरोना के नियमों को ताक पर रख दिया और तो और खुद पुलिस वालों ने बैठकर बार बालाओं का डांस देखा। सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे। इस डांस पार्टी में ना तो लोगों के चेहरे पर मास्क थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। लखनऊ की हरदा कॉलोनी में बर्थडे पार्टी का मामला संज्ञान में आया तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। हाथरस के सिकंदरा राव में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। होली मिलन समारोह में लोग एक दूसरे से खूब गले मिले, डांस भी हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल भी उड़ा। सिकंदरा राव में होली मिलन की पार्टी किसी और ने नहीं बल्कि विधायक जी ने रखी थी। इस पार्टी में महिला डांसरों को बुलाया गया। खुद विधायक जी ने डांसरों के साथ ठुमके लगाए, एक दूसरे के गले मिल मिलकर होली की बधाइयां दी और तो और डांसरों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई गई। मास्क तो दूर की बात, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए विधायक वीरेंद्र सिंह राणा। यूपी के सहारनपुर में मास्क को लेकर सख्त एक्शन। पिछले 3 दिनों में 7,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। सहारनपुर में महामारी एक्ट के तहत मुकदमे भी दर्ज। ये यूपी के सहारनपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ कोरोना के केस बढ़े तो पुलिस को डंडा संभालना पड़ा और बिना मास्क के स्टाइल मारने वालों पर सीधे जुर्माना और मुकदमा ठोकना शुरू कर दिया। सहारनपुर पुलिस ने शहर में चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चला रखा। असम की बात करेंगे, जहां के करीमगंज में ईवीएम बरामदगी का मामला गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम की वजह बन चुका है। ईवीएम की बरामदगी को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। 4 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही बूथ नंबर 149 पर दोबारा वोटिंग के आदेश दिए गए हैं। जिस नेता की गाड़ी से ईवीएम बरामद की गई वो बीजेपी उम्मीदवार की है। ईवीएम बरामदगी पर सियासी जुबान तलवार की तरह तेज धार दिखा रही है। कांग्रेस के नेता नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी इसे हार का डर और हताशा का साइड इफेक्ट बता रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कार में ईवीएम बरामदगी को लेकर अब दिल्ली तक सियासी उबाल देखा जा सकता है। 4 इलेक्शन अधिकारी सस्पेंड तो कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार ये ईवीएम मशीन बीजेपी के उम्मीदवार की कार तक कैसे पहुंची, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी भी जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए, ये विपक्ष मांग उठा रहा है। द्वितीय पर्यायर निर्वाचन बीजेपी और मित्रजोटर पक्षत इतिमध्ये अहोমৰ ভোটদাতা ৰাইজে ভোটদান কৰিছে আৰু এই কথা নিশ্চিত পুনৰবাৰ মই কৈছো আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব এই কথাটো নিশ্চিত অসমৰ ৰাইজে মনে প্ৰাণে বিচাৰিছে। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম একাকাৰ হৈছে। পুনৰবাৰ বিজেপি চৰকাৰত অধিষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে মিত্ৰজোঁটক অধিষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে এই কথা নিশ্চিত। It is shocking that a EVM machine is found in the vehicle which is registered in the name of the BJP candidate for Patharkandi Krishnendu Paul. How can it be that an EVM machine is being transferred from the polling station to where it's kept till counting in a candidate's car? I don't think this has ever happened in the history of Assam, and clearly this is a conspiracy. This is a criminal act. We demand that this candidate is disqualified. Action is taken against every officer involved, and it is clear that the BJP is losing Assam and they are actually using illegal means to win. इस कार को गौर से देखिए, इसमें मौजूद ईवीएम को भी गौर से देखिए। ये सरकारी कार नहीं, ये प्रशासन की कार नहीं, ये चुनाव आयोग की कार नहीं। इसमें ईवीएम है लेकिन सुरक्षा कर्मी नहीं, और इसलिए इस कार में ईवीएम की मौजूदगी पर बवाल है, तूफान है, क्योंकि ये बोलेरो किसी और की नहीं है, पाथरकांडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। प्रियंका गांधी ने इस पर सवाल उठा दिया, ट्वीट में वीडियो टैग किया और पूछा कि जब भी किसी निजी गाड़ी में ईवीएम मिलती है तो वो बीजेपी नेता की ही क्यों होती है। बवाल बढ़ा। चुनाव आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली।
डीएम से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांग ली गई है। सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग ने पूरी घटना पर कुछ तर्क भी दिए हैं। कहा गया है कि ईवीएम ले जा रही गाड़ी खराब हो गई तो लिफ्ट ले ली गई, जो कि बीजेपी उम्मीदवार की निकली। चुनाव आयोग के हलफनामे में ये कार कृष्णेंदु पाल की ही बताई गई है, यानी इस कार के बीजेपी उम्मीदवार के होने पर कोई शक नहीं। लेकिन सवाल है कि सुरक्षा कर्मी कहाँ थे, चुनाव आयोग के अफसर कहाँ थे? बीजेपी ने इसे कांग्रेस का चुनावी स्टंट कहा है। जैसे जैसे चुनाव के मतदान करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सवालों के जो सूरमा हैं उनके सियासी सूपड़े जो है वो सूझते जा रहे हैं। और जो सियासी सूपड़े जब सूझ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है और एक ही अर्थ है कि उनको इस बात का एहसास है कि एक बार फिर उनको जो है वो बुरी तरह से हार का मजा चखने का समय आ गया है। ये ऐसी घटना है जो निष्पक्ष चुनाव पर संदेह खड़ा करती है। अब चुनाव आयोग की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। गुवाहाटी से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको उस एफिडेविट की कॉपी दिखा देते हैं जिसमें कृष्णेंदु पाल ने बकायदा अपनी कार का नंबर डिक्लेयर किया है। इसमें दरअसल रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है। इससे ये पुख्ता होता है कि ये कार जो नंबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, ये दरअसल कृष्णेंदु पाल की ही गाड़ी का नंबर है जिसमें ईवीएम मशीन बरामद की गई। तनुश्री हमारे संवाददाता इस वक्त असम से हमारे साथ जुड़ गई हैं और चुनाव आयोग की क्या गतिविधि है इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ गई हैं। सबसे पहले तनुश्री आपका रुख करते हुए, क्या कृष्णेंदु पाल की अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी आधिकारिक बयान या फिर इस पूरे मामले को लेकर कोई भी सफाई दी गई है? नेहा, अगर कृष्णेंदु पाल की बात करें जिनकी गाड़ी बोलेरो में ये ईवीएम मिला, उनकी तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी नहीं हुई है। हमारे जो लोकल रिपोर्टर है वो उनके घर पे पहुंचे पर घर पे कोई मौजूद नहीं था। हम कल रात से कृष्णेंदु पाल के 2 नंबर्स हैं, हम वो नंबर कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, पर दोनों ही नंबर स्विच्ड ऑफ है। हमने चीफ मिनिस्टर जो है असम के सर्बानंद सोनोवाल, उनसे ये सवाल उठाया कि सर आप लोग की पत्थरकांडी कैंडिडेट कृष्णेंदु पाल की गाड़ी में, और ये प्रूफ भी हो चुका है कि गाड़ी उन्हीं की है, उसमें ईवीएम मिला है। इलेक्शन कमीशन ने रिपोल भी ऑर्डर कर दिया है। आपका क्या बोलना है इस बारे में? तो हम उनसे पूछते गए सवाल और एक ही बात उन्होंने बोला कि असम में बीजेपी की सरकार वापस आने वाली है। हमने जितेंद्र सिंह से बात किया, जितेंद्र सिंह ने कहा कि भरोसा रखिए, इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष जांच करेगा और सारा जो सच्चाई है उसको बाहर लाएगा। तो अगर हम बीजेपी के टॉप ब्रास की बात करें नेहा, असम में कोई भी सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है कि उनके कैंडिडेट की गाड़ी में से ईवीएम मिला है, इस पे वो क्या बोलना चाहेंगे, कोई भी सीधा जवाबदारी नहीं दे रहा है। और कृष्णेंदु पाल की हम बात करें तो वो तो एक तरीके से गायब ही हो गए हैं, ना अपने घर पे मौजूद है ना ही नंबर्स उठा रहे हैं, नंबर्स दोनों स्विच्ड ऑफ है। तो बहुत जरूरी होगा देखना कि जिसकी गाड़ी में से आखिर ये ईवीएम मिला है, पूरे एक चुनाव पे इतना बड़ा धब्बा लगता है इस इंसिडेंट से, वो आदमी आखिर है कहाँ और वो कैंडिडेट कब आके मीडिया से बात करेंगे और हमारे जवाबों का आंसर देंगे। हम इसी चीज का वेट कर रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास तनुश्री, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच सीएम सर्बानंद सोनोवाल क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए। बोलेरो में सर ईवीएम मिला है, तो आप इस पे कुछ भी बोलना चाहेंगे? सर बीजेपी कैंडिडेट का है सर, बीजेपी फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है, ये निश्चित है। नहीं पर सर ईवीएम मिला है एक प्राइवेट गाड़ी में, कोई से बीजेपी सरकार बनेगा। पर सर ईवीएम मिला है एक गाड़ी में, वो आप लोग के कैंडिडेट का है सर, पत्थरकांडी कैंडिडेट कृष्णेंदु पाल का है। ये तो आपका पास जानकारी। सर ये जानकारी नहीं सर, ये जानकारी तो सर सुनिए भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है। सर टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2024 में वाराणसी से चुनाव ममता बनर्जी लड़ेंगी और तैयार रहें वहां पर किस तरीके से आगे। एक बात आप समझ लो, ये कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके जो लोग घूमते थे, वो जनता की फ्रिक्सिंग के बाद, जनता की जांच के बाद 3-5 हो चुका है। अब जो लोग जो है वो कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके और अपने को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा कहते थे, वो एक्सपोज हो चुके हैं और उनको इस बात का भी अच्छी तरह एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के रास्ते पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चल रहा है, उसके सामने जो है ये कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग का धंधा अब चलेगा नहीं।
और सर कल ईवीएम्स पाए गए हैं एक बोलेरो गाड़ी के अंदर। अब जो एफिडेविट मिली है, इंडिया टुडे ने एक्सेस की एक्सक्लूसिवली, बोलेरो गाड़ी बीजेपी के पत्थरकांडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट कृष्णेंदु पॉल से बिलोंग करती है। ईवीएम कैसे पाए गए सर अंदर, क्या हो रहा है? ऑपोजिशन एलिगेशन लगा रहा है कि ईवीएम कैप्चरिंग कर रहे हैं बीजेपी वाले असम में। अब देखिए, आपके प्रश्न में दो भाग हैं। एक तो ऑपोजिशन एलिगेशन लगा रहा है। अगर ऑपोजिशन एलिगेशन लगा रहा है सो यू हैव द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन प्लेस, लेट देम डू देयर टास्क। उसमें ना उनको बयानबाजी करने की आवश्यकता है ना हमें। और ये एक पुराना स्वभाव रहा है कांग्रेस का, व्हेन दे आर फेस्ड विद इमिनेंट डिफीट दे स्टार्ट यूजिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। जस्ट वेट एंड वॉच एज वी ड्रॉ ahead, as we move ahead in the election process, they are going to make one more allegation. I am making a prediction right now. Okay. They would say that BJP had programmed the machines in such a manner that the voter was actually pressing the hand button, Congress ka, but through some technical manipulation done by BJP, the vote was getting transferred to the Lotus. ये भी कहेंगे कि वोट तो असल में लोगों ने कांग्रेस को डाला, लेकिन बीजेपी ने मशीन में गड़बड़ की थी तो वोट दूसरी तरफ जा रहा था। कहने का तात्पर्य ये कि this kind of jugglery by them has outlived its utility. ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है। ऐश्वर्या, बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि अब चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है, लेकिन इसके अलावा जो कार्रवाई उचित है, क्या समय रहते वो कर ली जाएगी? क्योंकि मामला अब दिल्ली तक आ पहुंचा है। देखिए, मामला आप बिल्कुल सही कह रही हैं नेहा, दिल्ली तक आ पहुंचा है। इस समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जस्ट कुछ ही मिनट पहले उनको भी निलंबित कर दिया गया है। जो फैक्चुअल रिपोर्ट जो कि चुनाव आयोग के पास आई है, उसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि रात को किस तरीके से जो गाड़ी थी वो खराब हो गई, उन्होंने एक दूसरी गाड़ी को रोका। लेकिन इसमें सवाल फिर यही बार सवाल जो आ रहा है, जो कई पॉलिटिकल पार्टीज भी पूछ रही हैं कि जब एक अफसर थे और जो इलेक्शन कमीशन द्वारा वहां पे उनको रखा गया था, उनको कैसे नहीं पता चला कि वो बीजेपी कैंडिडेट की जो है वो थी वहां पे पार्टी। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए 4 लोगों को तो पहले निलंबित किया ही गया था। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जो वहां खड़े हुए थे, जिन्होंने मेक श्योर किया कि इस गाड़ी से उस गाड़ी के अंदर ईवीएम को लेके जाया जाए, उनको भी अब निलंबित कर दिया गया है। और जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है, चुनाव आयोग ने एक और डिटेल इंक्वायरी सीईओ असम से मांगी है और आज शाम तक कई और अफसर जो हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, 149 पोलिंग बूथ जिसका ईवीएम इस गाड़ी में पाया गया था, वहां पे दोबारा से मतदान कराने के आदेश चुनाव आयोग ने दे दिए हैं। नेहा, ऐश्वर्या, साथ ही लगातार ये मांग कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल उठा रहे हैं कि आखिरकार अगर ईवीएम मिलता है, उसके बाद कांटेक्ट की जितनी भी कोशिशें हैं बीजेपी के उम्मीदवार से, वो तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं, तो फिर सच कैसे सामने आएगा? क्या हुआ था उस रात को जब ये ईवीएम मशीन पाई गई? जो दलीलें दी जा रही हैं कि गाड़ी खराब हो गई थी, उसके बाद ईवीएम मशीन को ट्रांसफर करना पड़ा, कितना दम है इनमें? देखिए, यही जानने की कोशिश अब चुनाव आयोग कर रहा है, क्योंकि एक डिटेल रिपोर्ट, फैक्चुअल रिपोर्ट वीडियो के साथ चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं। सीईओ असम ने ये पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दे दी गई है और इसी पे आज सुबह से चुनाव आयोग के अंदर मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी। अब निलंबित तो कर दिया गया है और अब देखने की बात यह है कि वो जो ऑफिसर थे जिनको अभी निलंबित किया गया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो थे, उनको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी का इंतजार ना करके उनको जो दूसरी गाड़ी मिली उसके अंदर वो ईवीएम पहुंचा दिए गए। कई लोगों का सवाल ये भी कहना है कि अगर अफसर को पता चल गया था कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने तुरंत गाड़ी रोक के ईवीएम को बाहर क्यों नहीं निकाला? जब लोगों ने गाड़ी का घेराव कर लिया, जब पथराव होने लगा, उसी के बाद क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, तमाम जानकारी के लिए।